नमस्कार, मैं चैनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहाँ पे उनकी स्थिति हमें नज़र आती है? क्या वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है या वास्तविक प्रधान है? उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो विभिन्न प्रकार की है: कार्यपालिका शक्ति, सैन्य शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति या विदेश नीति संबंधी शक्तियाँ। और इसमें से जो विधायी शक्ति है ये एक बहुत बड़ा चैप्टर बनता है, इस पर हम पूर्व में ही चर्चा कर चुके हैं। तो बाकी जो बची हुई है उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए इसको भाग 2 बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं हम कार्यपालिका शक्ति। यद्यपि राष्ट्रपति प्रशासन का वास्तविक प्रधान नहीं है, फिर भी संघ के जो सभी अधिकारी हैं वह राष्ट्रपति के अधीनस्थ होंगे और उसे संघ के कार्यकलाप की जानकारी पाने का अधिकार होगा, तो उनको जानकारी उसे देनी होगी। इसके अंतर्गत बात करें हम प्रशासनिक शक्ति में, राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करने और उन्हें हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, उन्हें प्रदान है। हमारे संविधान के अधीन राष्ट्रपति को जो पदाधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति है वो इस प्रकार है: भारत का प्रधानमंत्री, संघ के अन्य मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व उसके अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राजभाषा आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। तो इन सब की नियुक्ति करने का अधिकार जो है वो भारतीय राष्ट्रपति को है। तो ये थी कार्यपालिका शक्ति, लेकिन इनमें ये अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रपति मंत्रियों से परामर्श करेगा। तो ये शक्तियाँ अपने आप ही सीमित हो जाती है या कुछ बंधन इस पे है। जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की बात है यहाँ पे, तो वहाँ पे जो लोकसभा के अंदर जो सबसे बड़ा दल होगा, केवल उसी के नेता को वो जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो इसमें लिमिट रखी गई है। कुछ नियुक्तियाँ करने में संविधान में ये अपेक्षा है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों से भी परामर्श करेगा। कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्हें राष्ट्रपति को पद से हटाने की भी शक्ति है। तो इसमें आते हैं भारत सरकार के जो मंत्री हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, परंतु वास्तव में वो शक्ति उन्हें हटाने की प्रधानमंत्री में नहीं थी। इसके अलावा महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल की बात हो तो उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, परंतु वो भी मंत्रिमंडल की सलाह से। उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य जो है उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं। बात करें सैन्य शक्ति की, तो भारत के राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में काफ़ी कम है। रक्षा क्षेत्र का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है, किंतु राष्ट्रपति को युद्ध और शांति की घोषणा करने की शक्ति संसद द्वारा नियंत्रित है। तो यहाँ पे ये संसद के द्वारा उनकी शक्ति को नियंत्रित किया गया। तो ये थी सैन्य शक्तियाँ। अब विदेश नीति संबंधी जो शक्ति है, राजनयिक शक्तियाँ। राज्य के प्रधान होने के नाते भारत का राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलाप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा और अन्य देशों में भारत के प्रतिनिधि नियुक्त करने और अन्य राज्यों के राजनयिक प्रतिनिधियों को ग्रहण करने की ऐसी शक्ति इनमें होगी जो संसद को मान्य हो। तो यहाँ पे संसद को मान्य होना आवश्यक, अर्थात इन विषयों के बारे में, साथ ही संधि करने और उन्हें क्रियान्वित करने के बारे में विधायी शक्ति जो है वो संसद में निहित है। तो सारे काम जो है वो राष्ट्रपति के नाम से भले ही किए जा रहे हो, लेकिन अंतिम शक्ति वो संसद में निहित कर दी गई है। अब आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की शक्तियों में
सबसे महत्वपूर्ण उसकी आपातकालीन शक्तियाँ हैं। यदि राष्ट्रपति चाहे तो इन शक्तियों के प्रयोग से वह देश में एकात्मक शासन की स्थापना कर सकता है। राष्ट्रपति नागरिकों के मूल अधिकारों को भी इसमें स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद 21 को छोड़ करके भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन उपबंधों की व्यवस्था है। राष्ट्रपति निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो 3 प्रकार के आपातकाल है। प्रथम देखते हैं हम राष्ट्रीय आपात। बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के कारण यदि राष्ट्रपति को यह मालूम हो जाए कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह समस्त देश या उसके किसी राज्य क्षेत्र में, यह महत्वपूर्ण है, आपात की उद्घोषणा कर सकता है। यह आवश्यक नहीं कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या विद्रोह हो जाने पर ही आपातकाल की घोषणा की जाए, इनका खतरा होने पर भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 366 में कहा गया है कि आपात की उद्घोषणा से आशय अनुच्छेद 352 के खंड 1 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा से है। तो यह था राष्ट्रीय आपात, बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के कारण। दूसरा देखें इसी का भाग, तो वह है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह राज्यों की बाहरी आक्रमणों व आंतरिक अशांति से रक्षा करे और ये देखें कि राज्यों का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं। अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को किसी राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्य किसी प्रकार से ये पता चल जाए, ये समाधान हो जाए, ये ऐसा विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि उस राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाना कठिन हो गया है, तो वह उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इस प्रकार से राज्यों में आपातकाल की घोषणा की जाती है। भाग ग देखें, तीसरा प्रकार जो आपातकाल का है वह है वित्तीय या आर्थिक आपात की घोषणा। अनुच्छेद 360 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य की वित्तीय स्थिरता या शाख को खतरा हो गया है, तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। परंतु सौभाग्य से आज तक ऐसी स्थिति बनी नहीं है कि वित्तीय आपात की घोषणा करनी पड़ी। तो यह है आपातकालीन घोषणाएं, शक्तियां। अब आते हैं आगे न्यायिक शक्तियों की बात करें। राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा, भारतीय राष्ट्रपति को, ये अमेरिकी न्यायालय जो है राष्ट्रपति उसी के समकक्ष यहाँ पे दिए गए अधिकार देखिए। राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दंडित अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है, दंड को कम कर सकता है, दंड को स्थगित भी कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग वह निम्न परिस्थितियों में कर सकता है। तो कैसी परिस्थिति है? उन सभी परिस्थितियों में जिनमें दंड सैनिक न्यायालय में न दिया गया हो, उस सब परिस्थितियों में जिनमें दंड संघ के किसी कानून का उल्लंघन करने के कारण हो, और साथ में जो महत्वपूर्ण बात है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हो, तो मृत्युदंड से अगर कोई किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उस पर राष्ट्रपति को उसको क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। उसके दंड को वो उम्र कैद में बदल सकता है, उसके दंड को वो और जो है उम्र कैद की सज़ा को वो आसान सज़ा में, कठोर से आसान में बदल सकता है। ये अधिकार ये न्यायिक शक्तियों के तहत उन्हें दिया गया है। अब आगे बात करें हम वित्तीय शक्तियों की। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष आय और व्यय का विवरण अर्थात बजट रखने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई वित्तीय विधेयक अथवा अनुदान की मांगे लोकसभा में पेश हो सकती है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद से पूरक, अतिरिक्त या अपवाद जो अनुदान के प्रकार है वो उनकी मांग की जा सकती है। भारत की आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। राष्ट्रपति संघ और राज्यों में वित्तीय संबंधों के लिए आयोग की नियुक्ति भी करता है। तो यह वित्तीय शक्तियाँ, तो ये विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ थी। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की स्थिति वास्तव में कैसी प्रतीत होती है। क्या वो नाम मात्र की शक्तियों से
लेश है या वास्तव में उन्हें शक्तियाँ दी गई है? क्या वो एक रबर स्टाम्प है या वास्तव में वो शक्तिशाली है? तो राष्ट्रपति की स्थिति क्या है? मंत्रिपरिषद के समस्त विनिश्चय और शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के सहयोग से करेगा। तो ये बात कही गई है संविधान का। अनुच्छेद 78 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यों के प्रशासन की सूचना दे। जितने भी कार्य होते हैं उनके प्रधानमंत्री को सूचना देनी होती है राष्ट्रपति के पास। तो संविधान में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है 53 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और ये ऐसा आधार है जिनके आधार पर बहुत से विचारक राष्ट्रपति को संवैधानिक या नाम मात्र का प्रधान मानने को तैयार नहीं है। ऐसे विचारकों की मान्यता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वास्तविक प्रधान बन सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका वो प्रयोग स्वयं वह अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा, तो वह स्वयं भी कर सकता है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों का संपादन करने में सहायता व मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो इनके कार्यों में सहायता के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होंगे। तो इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे। वे अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे। तो ये ऐसी शक्तियाँ जो है अनुच्छेद 53, 74 और 75 के तहत दी गई है भारतीय राष्ट्रपति को। और 78 भी कहता है कि राष्ट्रपति ही, इनसे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति वास्तव में काफ़ी मजबूत है, परंतु होता इसका उल्टा है और यहाँ पे सारे काम राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही किए जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति की स्थिति। तो 42वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ उसमें राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रधान बना दिया गया था। तो वो क्या है देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्पष्ट शब्दों में राष्ट्रपति को नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख बना दिया गया था और वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को उसमें बाध्य कर दिया गया था। उसमें ऐसा प्रावधान किया गया देखिए कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो अनुच्छेद 74 है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की सलाह से ही काम वो करेगा, ये बाध्यता यहाँ पे रख दी गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। परंतु जब जनता सरकार आई तो उन्होंने 1978 के अंदर 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो तुरंत ही उस पर साइन करने उनके ज़रूरी नहीं है, पुनः वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए वो बाध्य है। तो ये जो है 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः पूर्व की स्थिति यहाँ पे इनको प्रदान कर दी गई। तो ये सारांश के रूप में हम देखें तो उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति देश का वास्तविक शासक नहीं है जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति है। इनकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट की तरह है जो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। तो ये था भारत के राष्ट्रपति की स्थिति, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति, सैन्य शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्तियाँ व राजनयिक शक्तियाँ आती हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ। धन्यवाद।